हेलो बच्चों, आज आइए हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का लेवल 2 और इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेज एन एक्सीलरेशन ऑफ 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए 2 kg मास somewhere in space. How much would be the acceleration of a 3 kg mass be at the same place? ये कह रहा है स्पेस में 2 kg मास है, उस पर ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन हो रहा है अर्थ के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो है 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे कह रहा है यदि दूसरा मास सेम प्लेस पे, आप ये वर्ड अच्छे से देखिएगा, सेम प्लेस पे यदि दूसरा मास है 3 kg का तो उस पर क्या लगेगा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप देखिए, आपको फॉर्मूला पता है G इक्वल्स कैपिटल GM इंटू आर स्क्वायर। तो अर्थ है यहाँ पर, इसके द्वारा यहाँ पर G लगाया जा रहा है और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम प्लेस पर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि सेम प्लेस पर है, अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेम प्लेस पर है तो अर्थ सरफेस से इसका डिस्टेंस जो होगा वो d होगा, सेम होगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो G बराबर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, और दोनों के लिए डिस्टेंस यदि हम ले रहे हैं अर्थ सरफेस से d का स्क्वायर। आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के मास पर ये G जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड नहीं करता है कि हम मास किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ और डिस्टेंस यहाँ से उस मास का। ये दोनों मास सेम प्लेस पर रखा गया है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है, आप देख लीजिए। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, G जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मतलब हमारा G जो है वो सेम होगा। क्योंकि G जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, 2 kg और 3 kg के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि अर्थ से वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है। तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पे स्पेस में रखा हुआ है। जब प्लेस हमारा सेम है तो क्या होगा, उसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ लगाएगा वो भी सेम होगा। ओके बच्चे, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए प्रोजेक्टाइल इन टाइम t when through parallel to the ground? What does is depend upon the speed with which the object is thrown? ये क्वेश्चन काफी ही अच्छा है। इस पे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यदि हम ग्राउंड के पैरेलल में u वेलोसिटी से थ्रो किए और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ तो t टाइम के बाद हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, यदि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फेंकेंगे और ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, उसके साथ एंगल बना रहा है मानिए a, यदि एंगल a बना रहा है तो इस वाले केस में इसका हम लोग क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को यहाँ ला रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। यदि u हमारा वेलोसिटी ऐसे फेंका गया है, एंगल इसके द्वारा a बना रहा है, तो इसका वेलोसिटी का ग्राउंड में कंपोनेंट u cos a होगा, ठीक है। और ये ग्राउंड हुआ तो ये वर्टिकल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर, ग्राउंड से परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो u sin a होगा। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल a से, ग्राउंड से एंगल a पे थ्रो करेंगे तो उसका ग्राउंड के लिए जो कंपोनेंट होगा ये वेलोसिटी u का, वो u cos थीटा होगा और इसके लिए u sin थीटा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम एंगल लेंगे जो ग्राउंड से साथ एंगल लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमको बोला गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो u स्पीड से ग्राउंड के पैरेलल में थ्रो किया गया, तो इसका जो कंपोनेंट ग्राउंड में वो है। अब देखिए, यदि हम
इसका एंगल ए ले रहे हैं वर्टिकल लाइन के लिए, तो जहां पर ये एंगल लिया जाता है जिस लाइन के द्वारा, उधर आता है cos A, जो एंगल होगा वो आ जाएगा cos A आ जाएगा। तो इस लाइन, ये हमारा ग्राउंड और ये वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो A 90 डिग्री होगा। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, वो u cos 90 आएगा। क्या आएगा? u cos 90 डिग्री। अब आप हमको ये बताइए कि u cos 90 डिग्री में u मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? वो होता है 0। तो हमारा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम किसी भी बॉल को हॉरिजॉन्टल के या ग्राउंड के पैरेलल में थ्रो करेंगे तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से यदि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट u से हम लोग फेंके तो उसका पूछ रहा है टाइम t पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, sy पूछ रहा है। तो हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई करेंगे। मोशन का तीसरा इक्वेशन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। यदि हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन हमारा ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, y डायरेक्शन में हमारा ये जो वेलोसिटी u है उसका कंपोनेंट क्या है? 0 है। 0 मल्टीप्लाई t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन अर्थ के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो g होगा, तो इसीलिए हमारा ये g आ गया। एस वाई इक्वल्स 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लास 11 का रिवोल्यूशन ऑफ द वेक्टर है। वेक्टर के कंपोनेंट को x एक्सिस में या y एक्सिस में कट करने के लिए क्या होगा वो चीज है। अब आपको इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है does it depend upon the speed with which the object is thrown। क्या ये स्पीड उस पर डिपेंड करेगा जिससे वो ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है? तो नहीं, नो। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि हम ले रहे हैं y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब y कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो आप यहां पर देखिए हमारा y कंपोनेंट क्या है? u sin थीटा, और इसमें हम एंगल ये लिए हैं तो u cos 90 डिग्री, और ये हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 आने के कारण हमारा ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा y कंपोनेंट में हाफ जी टी स्क्वायर, और ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गए बच्चे? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ द g इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। ये किस कह रहा है? इसको कह रहा है, ये अभी है SI यूनिट में, ये किसमें है? SI यूनिट में। हमको किसमें पूछ रहा है? CGX यूनिट में पूछ रहा है g का वैल्यू। g जो है वो CGX यूनिट में क्या होगा? आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन मोशन के पहले वाला जो चैप्टर है उसमें बताया जाता है SI यूनिट क्या होता है और CGS यूनिट क्या होता है। ओके बच्चे, अब देखिए g इक्वल 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है मास इंटू मीटर पर सेकेंड। ये हमारा न्यूटन का SI यूनिट हो गया। न्यूटन को हम लोग चेंज किए, फिर मीटर स्क्वायर और नीचे में kg स्क्वायर। तो g बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11। यहाँ देखिए ये kg 1 और यहाँ भी ये कैंसिल हो गया। ऊपर में मीटर कितना है? 3 है, नीचे में सेकेंड मल्टीप्लाई kg है। इस वाले केस में हम लोग देख रहे हैं g इक्वल 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। हम लोग 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, CGS में सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है और सेकेंड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? मीटर है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड। kg 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अब हमारे पास g का वैल्यू आ गया 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 सेंटीमीटर क्यूब बाय सेकेंड इंटू 1
1000 ग्राम, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जी का वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारा जी का क्या वैल्यू आएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस यहाँ पर देखिए 1 2 3 आया। इसको हम लोग बोलते हैं दाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। जी का वैल्यू 6.67 10⁻⁻8 दाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये हमारा है CGS में। ओके बच्चे, इसमें आपको ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 का है, यूनिट एंड डायमेंशन, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो वहाँ का है ये, वहाँ से ये बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय द अपीयरेंट वेट? What is the apparent weight of a body during the free fall? Apparent weight क्या होगा during free fall? फ्री फॉल के द्वारा, फ्री फॉल के ड्यूरेशन में apparent weight हमारा पूछ रहा है। सबसे पहले आप देखिए आपका वेट क्या होता है। यदि हमारा ये बॉडी है kg/m का, तो m kg हमारा वेट नीचे लगेगा। m क्या लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। और जब हम किसी भी सरफेस पे खड़े हैं, मानिए हम यहाँ खड़े हैं, मेरा मास m kg है, m मेरा मास है और मेरा वेट mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो जितना फोर्स हम नीचे की तरफ लगाएंगे सरफेस, उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा। अदरवाइज यदि वो फोर्स नहीं लगाता तो हम अपने वेट के कारण इस अर्थ या इस सरफेस से नीचे चले जाते, अंदर घुस जाते, ठीक है, इनसाइड द सरफेस हम लोग चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मानिए कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ ये, तो इसका वेट नीचे लग रहा है mg, तो mg नीचे लगा तो ये इसके ऊपर में वजन लगा रहा है, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और वो नॉर्मल फोर्स सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वेट नीचे की तरफ लगेगा। अपीयरेंट वेट क्या होता है, अपीयरेंट वेट बराबर mg माइनस n होगा। जितना हमारा अपीयरेंट वेट नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, वो चीज हमारा अपीयरेंट वेट होगा। अब इसमें देखिए, यदि मैं इसे बॉडी को मूव कराऊंगा ऊपर नीचे विथ कांस्टेंट स्पीड, तो हमारा जो है वेट हमेशा सेम होगा, mg ही होगा। यदि हम mg वेट से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो सेम होगा। यदि हम एक्सीलरेशन a से ऊपर नीचे करेंगे तब क्या होगा, यदि ये ऑब्जेक्ट एक एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो उस केस में हमारा अपीयरेंट वेट जो है वो हो जाएगा m इंटू ए बराबर mg माइनस n। ओके, ये हमारा अपीयरेंट वेट हो जाएगा इसके इक्वल। जब हम करेंगे यहाँ पर फ्री फॉल, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के केस में a बराबर g होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई g इक्वल्स mg माइनस n। अब ये n इधर आएगा, mg यहाँ पे है और ये mg उधर जाएगा, तो mg बराबर 0, n बराबर 0। मतलब फ्री फॉल में हमारा जो वेट होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक्चुअली जितना हम फोर्स सरफेस पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो मेरे ऊपर लगा रहा है, और जितना फोर्स वो मेरे ऊपर लगाएगा वही फोर्स आपके वेट वाले मशीन में मेजर किया जाता है। ओके, तो हमारा नॉर्मल फोर्स यहाँ पर 0 आ गया। जब हम लोग फ्री फॉल करेंगे तो उस केस में हमारा ये जो एक्सीलरेशन है वो g के बराबर होगा और अपीयरेंट वेट ma बराबर mg माइनस n। mg a जो है g के बराबर हो गया, इसको कैलकुलेट किए, n जो है हमारा 0 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में हमारा फ्री फॉल के केस में हमारा वेट जो होगा अपीयरेंट वेट वो 0 होगा। ओके बच्चे, इसमें मैं लिख रहा हूँ इन केस ऑफ फ्री फॉल अपीयरेंट वेट इक्वल्स 0। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है।
आप इसको लिखिए, पेन डाउन करिए या एक स्क्रीन शॉट लीजिए। मैं यहाँ से साइड हो रहा हूँ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 98 न्यूटन। यदि वेट है 98 न्यूटन, आपसे पूछ रहा है मास। यहां देखिए, आपको हम डिफरेंस बताए हुए थे, वेट क्या होता है और मास क्या होता है। मास कभी भी हमारे बॉडी का चेंज नहीं होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो, जुपिटर पे जाओ, मार्स पे जाओ, मास इज ऑलवेज सेम, बट वेट इज डिपेंड अपॉन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर आपका वेट डिपेंड करता है। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू जी। तो वेट हमको यहाँ पे गिवन है 98 और मास निकालना है, जी होता है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास बराबर 98 बाय 9.8। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 10 जाएगा, बाय 98 आएगा, मास बराबर 10 kg। ये चीज आएगा, मास क्या आएगा 10 kg आएगा। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी अच्छा सवाल था, छोटा सवाल था, लेकिन इसमें आपको वेट और मास में जो डिफरेंस होता है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाउ मच टाइम वुड इट विल टेक। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड फ्रॉम लेवल 1। लेवल 1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आप वहां पर जा करके देख लीजिए, वीडियो में सेम है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर भी दोनों का मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ हूँ, वो भी आप देख लेना अच्छे से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको आप पढ़िए और समझिए और जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको बाहर निकाल दिए। ओके, द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ जी इक्वल्स, इफ कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg per square, and radius of the moon is 1.74 into 10 to the power 6 meter. What is the mass of the moon? इसमें given है small g on the moon 1.62 meter per second square, capital G 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Radius of the moon is 1.74 into 10 to the power 6 meter. What is the mass of moon? मून का मास क्या होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या मांग रहा है, मून का मास मांग रहा है। तो g of the moon depend upon capital G and mass of the moon by radius of the moon square. Okay, 1.62 equals 6.67 10 to the power minus 11 into mass of the moon is m, r square 1.74 multiply 10 to the power 6 मीटर पर स्क्वायर होल पे स्क्वायर। जब आप यहाँ से मास निकालोगे 1.62 इंटू 1.74 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6 स्क्वायर बाय, ये ऊपर में है, इधर आके डिवीजन में आएगा 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11। तो हमारा जो यहाँ से क्या निकालना है, मास निकालना है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, आंसर लिख दिए, आप बोलोगे ही बच्चों। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है,
इसमें आप करोगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा और ये आंसर सही दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो हमारा मास 7.35 इंटू 10⁻22 kg ही आएगा और ये आंसर सही है। इसमें सिंपल हमको फॉर्मूला लगाना है G बराबर कैपिटल G m/r²। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही होता है कैपिटल G मास बाय रेडियस स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला काफी यूज हुआ है और आपको ये ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 1 न्यूटन। इसमें कह रहा है दो बॉडी है 2 kg और 2 kg का, दोनों का के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है और फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन। m1 बराबर m2 इक्वल्स 2 kg। डिस्टेंस दोनों के बीच में हमको निकालना है। ओके, और यहाँ पे यूज द एक्सटेंडर डाटा, तो यहाँ पर g का जो वैल्यू होता है वही हम लोग लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर से 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सिंपल फॉर्मूला पे डिपेंड है और कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा। तो सो बच्चों हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे? फोर्स इक्वल्स कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। फोर्स इक्वल 1 दिया हुआ 1 न्यूटन, G बराबर 6.67 10⁻⁻11, मास दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर ये यहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6.67 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 4। डिस्टेंस स्क्वायर बराबर, इसको आप मल्टीप्लाई करो 6.67 मल्टीप्लाई 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 4 जा 28 2 6 24 2 6 कैरी 2, इसका मल्टीप्लाई करके 26.68 आंसर आ रहा है। अब इसको यदि हम d बराबर करेंगे रूट अंडर 26.68 10⁻⁻11, तो ये देखिए ऑड नंबर है। इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, यदि हम इसमें बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। और जब हम बाय में 10 किए हैं तो ऊपर में भी 10 करेंगे, और जब इसमें 10 इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा जो पॉइंट होगा वो किधर जाएगा 200। ये पॉइंट एक प्लेस इधर आ जाएगा। ये 10 को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 266.8 10⁻⁻12 होगा और ये अंदर रूट में है। इसको हम फिर से नीचे करके लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। d इक्वल्स 66.8 10⁻⁻12 का रूट अंदर। ये आप जब निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आएगा और वो है 1. इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 63.3 इंटू 10⁻6 और इसी को इन्होंने लिखा है 61.63 10⁻5 मीटर। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। और ये डिस्टेंस जो है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इतना डिस्टेंस रहेगा तो ही इन दोनों के ऊपर आपस में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। ओके बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस वाले क्वेश्चन में लेवल 2 में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें समझने वाला बात काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपका फिजिक्स का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए और मैथ का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 4 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ डिस्टेंस बिटवीन देम गेट्स डबल। यहाँ कह रहा है कि फोर्स जो है F1 4 न्यूटन है, F2 बताना है आपको। इसके लिए यदि डिस्टेंस हमारा x है तो
तो इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया है। ओके, जब डिस्टेंस डबल हो गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात आप हमको ये बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, मतलब F जो है वो आर स्क्वायर के 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में ही चेंज होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस को क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो यदि हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं F1/F2 इक्वल्स D2 बाय D1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लिए हैं। ये इनवर्स में है तो इसलिए यहाँ पे F1 ऊपर में है तो यहाँ पे नीचे में D1 है, यहाँ पे F2 नीचे में है तो D2 ऊपर में है और होल का स्क्वायर लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए F1/F2 इक्वल्स क्या होगा, D2 हमारा क्या है 2x/x का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा 4/1, x कैंसिल 4/1 आ गया। मतलब यदि हमारा F1 और F2 का रेशियो 4/1 आया है और हमको F1 का वैल्यू गिवन क्या है 4 न्यूटन, यदि हम F1 के प्लेस पे 4 रखेंगे, F2 रहने देंगे क्योंकि F2 निकालना है बाय 4/1, तो F2 इक्वल्स, ये F2 यहाँ डिवीजन में है उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ओके, तो ये 1 यहाँ और ये 4 इधर, तो 4/4 इक्वल्स 1। तो F2 हमको क्या आ गया यहाँ पर F2 हमको आ जाएगा F2 इक्वल्स 1 न्यूटन आंसर आएगा। यदि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो गिवन है, कितना गिवन है, पहले x, उसको रहने पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, डिस्टेंस को यदि हम डबल करेंगे तो हमको फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब आप इसको एक बार फिगर में देखिए क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का डिस्टेंस x है, अब ये दोनों का डिस्टेंस डबल कर दिए 2x, तो यहाँ पे यदि फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन तो इस केस में फोर्स लगेगा 1 न्यूटन। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे बनेगा, पहले डिस्टेंस x फिर 2x और ये सॉल्व होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब आप बच्चों इस पूरे बोर्ड को आप अच्छे से लिखो, पेन डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहाँ पर देखिए जब हम लोग सारा इंफॉर्मेशन इसमें देखेंगे, डालेंगे, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, मास ऑफ द मून, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ से इसमें डालेंगे। इसमें देने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा अपने घर पे, अपने कॉपी पे, तो आपको जो आएगा वो आएगा 1.0.165, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको आएगा 6.06। ये चीज आपको इसका रेशियो आएगा जिसको हम अप्रोक्स लेते हैं 6 के इक्वल। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको 1/0.165 आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से 0 हटाइएगा, ऊपर में 1000 दीजिएगा, 1000 को जब 185 से डिवीजन करिएगा तो आपको आएगा 6.06 और ये हमारा 6 आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ सन। सन पे कौन जाना चाहता है भाई, बच्चों बताओ, सन पे कोई जाना चाहोगे, लेकिन वहां पे कह रहा है ये g का वैल्यू निकालने के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द सन, उसके सरफेस पर ये निकालने बोल रहा है। तो आप इसमें देखिए हमको इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में। यदि हम यहाँ पर स्मॉल g निकालना है, मास ऑफ सन गिवन है 1.99 10 to the power 30 kg, और रेडियस ऑफ द सन कितना है 1.75 into 10 to the power 6 मीटर। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग को किसमें दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया हुआ है। जब ये SI यूनिट में दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
तो हम लोग जानते हैं जी का फॉर्मूला कैपिटल जी इंटू मास इंटू रेडियस। यदि सन का ले रहे हैं तो सन का लिखेंगे, और जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो यहाँ देखो जी एस बराबर 6.67 10 टू दी पावर -11 इंटू मास 1.99 10 टू दी पावर 30 बाय रेडियस 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6, ये आएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है, जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय रेडियस का स्क्वायर, और यहाँ पे ये आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे डिटेल में तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आ जाता है 274.02, जिसको हम अप्रोक्स लेंगे 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर सही है। आपको कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन होगा, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा होने के कारण मैं कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेशन आपके करवा रहा है ये तो। ठीक है, यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर में कैलकुलेशन ही मेजर प्रॉब्लम है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ए बॉडी इज टेकन टू ए हाइट RE above the surface of Earth. RE is the radius of Earth. What is the value of acceleration due to gravity RE? RE ग्रेविटी के कारण इसका एक्सीलरेशन क्या होगा वो हम देखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है RE, इसका जो अर्थ है RE। यहाँ पे देखिए ये 0, ये सरफेस और ये A। ठीक है, इस वाले केस में हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे G का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब इस पॉइंट पे G का वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, G बराबर होता है G मास ऑफ द अर्थ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमको G निकालना है, तो GME बाय डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से इस पॉइंट का ये हो गया 2RE का होल स्क्वायर, GME बाय 4RE स्क्वायर। ये हमारा हो गया G एट द पॉइंट A, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ। ये G का वैल्यू एट द पॉइंट A हमारा क्या आ रहा है, 1/4 GM बाय RE स्क्वायर। और हम लोग जान रहे हैं ये 1/4 है, और ये जो होता है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ G का वैल्यू होता है। यदि हम अर्थ का बात कर रहे हैं 1/4, आपको जो वैल्यू यहाँ रखना है, मैं 10 रख रहा हूँ वैल्यू, आपको 9.8 रख के कैलकुलेट करना है तो वो आप करिए। मैं यहाँ तक कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे यदि G का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो हमारा ये जो होगा 4, तो डिवीजन करेंगे 2 बार में 5/2 आएगा, जो हमको आंसर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि हम लोग यदि अर्थ के रेडियस और इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से ये पॉइंट है रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये भी है रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर, ये मानिए अर्थ है मेरा हैंड, ये अर्थ के सरफेस पे G का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 9.8 या 10, अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, लिया जाता है एग्जैक्ट वैल्यू 9.8। तो इस सरफेस पे
हमारा जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे मानो 10 है, तो जब हम आर रेडियस आ रहे हैं तो 10 हो रहा है, उतना और ऊपर जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस केस में पॉइंट ए पर जो एक्सीलरेशन होगा वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आपके बुक में जो लिया गया है आंसर वो है 2.45, क्योंकि यहाँ पर जी का वैल्यू क्या लिया गया है, 9.8 लिया गया है, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको 2.45 मीटर आएगा। तो इसलिए इसका ये वैल्यू बुक में दिया हुआ है, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 लिया गया है और मेरे द्वारा लिया गया वैल्यू है 10। तो आपको जो वैल्यू लेके बनाना है आप बनाइए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये जी का 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज आपका ग्रेविटेशन चैप्टर का लेवल नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। आप ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चन के लिए मैथ्स और साइंस के लिए सुमित स्कॉलर हब ज्वाइन करिए और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने नॉलेज को और भी बेहतरीन करिए। आपका लाइफ अच्छा हो और आप अच्छे रिजल्ट लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करिए। थैंक यू।